नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और भी खौफ से भरी कहानियां ला सकें। तो चलिए दोस्तों, अब याद है ना निब्रह्मा गांव। हम चुप रहे। मंदिर के अंदर एक शिला थी जिसके पास लिखा था, मौन से बचोगे, शब्दों से मरोगे। मैंने आंखें बंद की और बांसुरी को अपने होठों तक ले गया। बस एक सांस, एक सूखा बेआवाज फूंक, और तभी मंदिर की जमीन हल्के हल्के कंपन करने लगी। मेरे अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सारी यादें, मेरे गांव का घर, माँ का चेहरा, बाबा की हंसी, पहली बारिश, सब तेजी से किसी ने खींच ली हो। सोनू ने मेरी कलाई पकड़ी। भैया देखो, शिवलिंग के पीछे की दीवार पर उस चित्र के रंग बदलने लगे। अब उस आदमी के चेहरे की जगह मेरा चेहरा बन रहा था। मेरे होंठों में बांसुरी थी, मेरी आंखें निकल रही थीं, मेरे गले से कोई शब्द फूट रहे थे, मगर वो मेरे नहीं थे। मैं वो नहीं रहा जो था। मैं अब गूंज हूं, मैं अब माध्यम हूं। मैंने आंखें खोल दी और बांसुरी जमीन पर फेंकी। सारी रोशनी बंद हो गई। मंदिर की छत से कुछ भारी गिरने की आवाज आई। मैंने सोनू का हाथ पकड़ा और भागते हुए मंदिर से बाहर आए। बाहर अजीब सी बारिश शुरू हो गई थी, न पानी की न धूल की। वो राख थी। हर पेड़ के पत्ते काले हो रहे थे, जैसे आग लगी हो, मगर कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं। ट्रक तक दौड़ते हुए हम चुप रहे। मैंने दरवाजा खोला। बक्सा वैसे ही रखा था, लेकिन अब उसमें से एक नई तस्वीर बन चुकी थी। इस बार उसमें हम दोनों मंदिर के भीतर खड़े थे और एक छाया हमारे पीछे थी, बहुत लंबी, बिना चेहरा, मगर आंखें जलती हुई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सड़क अब भी वैसी ही थी, मगर मेरे मन में अब कुछ और था। जैसे अब मैं सिर्फ ट्रक नहीं चला रहा था, मैं किसी रहस्य का पहरुआ बन गया था। हर मोड़ अब नई आवाज देता था और हर मंदिर अब भगवान का नहीं लगता था। मंदिर वाले हादसे के बाद हम दोनों बिल्कुल चुप थे। सोनू आमतौर पर हर चीज पर बोलता रहता था, खाने पर, मौसम पर, रास्तों पर, लेकिन इस बार उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे उसकी रूह वहीं मंदिर में अटक गई हो और शरीर बस ट्रक में साथ चला आ रहा हो। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स जलाकर सामने की सड़क देखी। पहाड़ी रास्ता अब और भी घुमावदार और खामोश हो चुका था। एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ घना जंगल, जो हर थोड़ी देर में एक अलग आवाज छोड़ता था। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दूर से आती सीटी जैसी ध्वनि, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारे ठीक ऊपर चल रहा हो, मगर दिखाई कुछ न दे। मैंने अपने हाथों की हथेलियों को कसकर स्टीयरिंग पर पकड़ लिया। सिर्फ एक ही चीज थी जो अब तक हमारे साथ थी, ट्रक के अंदर रखा वो पुराना लकड़ी का बक्सा, जिसे हमने जब से उठाया था तब से हमारी जिंदगी सीधी नहीं चल रही थी। वो बक्सा अब कोई सामान नहीं लग रहा था, वो कोई व्यक्ति भी नहीं था। वो जैसे कोई याद बन गया था, एक बोझिल, धुंधली, मगर जिंदा याद जो पीछा नहीं छोड़ती। रात के करीब 11 बज रहे थे। जीपीएस हमें एक पुराने रूट से सिलीगुड़ी के पास एक गांव के रास्ते ले जा रहा था, जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। खरंग। खरंग, मैंने मन में दोहराया। नाम ही अजीब था। नेपाली बोली में इसका मतलब होता है लोहे की घंटी। मैंने ट्रक को मोड़ा और उस गांव की तरफ बढ़ गया। रास्ता इतना संकरा था कि कहीं कहीं लगा ट्रक अटक जाएगा, लेकिन फिर भी पहाड़ों का अनुभव था। किसी तरह पहियों को संतुलन में रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आगे एक जगह ट्रक अचानक झटका खा गया, स्टीयरिंग जैसे एक पल को फ्रीज हो गया हो। मैंने ब्रेक मारा। सोनू नींद से चौंक कर उठा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, लगता है किसी चीज पर चढ़ गया टायर। नीचे उतर कर देखता हूं। मैंने टॉर्च निकाली और ट्रक के नीचे झांका। वहां कुछ था, एक छोटा सा लकड़ी का बच्चों का खिलौना घोड़ा, जिस पर लाल धागा बंधा हुआ था। पर अजीब बात यह थी कि वो घोड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। न हवा थी, न जमीन डगमगा रही थी, लेकिन घोड़े की गर्दन यूं हिल रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उसमें जान फूंकी हो। मैंने टॉर्च पीछे की ओर फेंकी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। कहीं से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, बच्चों जैसी मगर खोखली। सोनू दरवाजे पर आ गया। क्या मिला नीचे?
मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, कोई लकड़ी थी बस। लेकिन सच ये था कि उस घोड़े की आंखें अब सीधे मेरी ओर देख रही थीं। मैंने टायर को चेक किया, सब ठीक था, तो फिर से ट्रक में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, ट्रक की हेडलाइट्स ने सामने एक नजारा दिखाया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक बच्ची, 6-7 साल की, सफेद फ्रॉक पहने हुए, उसके पैर जमीन से 1 इंच ऊपर थे और उसकी गर्दन बाईं ओर मुड़ी थी, मानो उसकी हड्डियां टूटी हों, पर चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ उठाया और मैं पसीने से भीग गया, क्योंकि वो हाथ मेरे जैसे दिखते थे। वही कट मार्क्स, वही राख की परत, वही लाल धागा। सोनू ने शायद नहीं देखा, उसने मोबाइल में कुछ देखना शुरू कर दिया था। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, कोई नहीं था, सिर्फ सड़क और हवा। लेकिन अब ट्रक के भीतर एक गंध फैलने लगी थी, कुछ ऐसा जैसे जलाया गया तेल, लोहे की जली गंध और पुराने सड़े फूल। सोनू बोला, भैया, ये बक्सा गर्म हो रहा है। मैंने फौरन पीछे देखा। सच में बक्से की सतह पर भाप निकल रही थी और उसमें हल्की सी आवाज आ रही थी, टन टन टन, घंटी की। खरंग, मैंने फुसफुसाया। सड़क अब सीधे एक पुराने पुल की ओर ले जा रही थी। पुल के किनारे टूटे हुए पत्थर के खंभे थे और एक बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था, यहां से आगे जाना मना है, खासकर यदि आप अपने साथ कुछ लेकर चल रहे हैं। मैंने ब्रेक मारा। क्या करें, मैंने सोनू से पूछा। सोनू ने कहा, भैया, एक बार जा ही लेते हैं, रुक भी नहीं सकते अब। मैंने ट्रक को धीरे धीरे पुल पर चढ़ाया। पुल की लकड़ियां चरमरा रही थीं, जैसे हर एक पट्टी कह रही हो, वापस जा। बीच पुल पर पहुंचे, तभी एक जोर का झटका लगा। बॉडी में करंट जैसा महसूस हुआ। बक्सा अब इतना गर्म था कि उसके पास हाथ ले जाना मुश्किल था। सोनू चीखा, भैया, बक्से से कुछ निकल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और दिल 1 सेकंड को थम गया। बक्से से एक लाल धुएं की आकृति निकल रही थी, जैसे आग की भाप को किसी ने बांध दिया हो और अब वो आजाद हो रही हो। उस आकृति का चेहरा नहीं था, मगर उसने आंखें खोली और एक अजीब सी चीख निकली। चीख नहीं, जैसे किसी घंटी की तीखी गूंज जो सिर के अंदर बज रही थी। मैंने ट्रक को स्पीड दी। पुल पार करते ही ट्रक जैसे जमीन पर आकर थम गया। बॉक्स शांत हो गया, धुआं गायब। सड़क अब वापस आम सी लगने लगी। हमने बिना कुछ कहे कुछ मिनटों तक ड्राइव किया। फिर मुझे एहसास हुआ, सोनू बोल ही नहीं रहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वैसा ही बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सीधी सड़क पर टिकी थीं। सोनू, मैंने पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, सोनू। वो धीरे से मेरी ओर घूमा। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरा सफेद, और उसने कहा, घंटी अब बंद नहीं होगी, तुमने उसे चला दिया है। मैंने जोर से ब्रेक मारा। सोनू को झटका लगा और वो जैसे होश में आया। क्या हुआ भैया, उसने पूछा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस नींद आ रही है। पर सच ये था, अब मेरे खलासी में कुछ और भी था, और वो चीज बक्से से निकली थी। रात के 2 बजने को आए थे। हम उस वक्त एक ऐसे मोड़ से गुजर रहे थे जहां ना कोई दुकान थी, ना रोशनी और ना कोई सिग्नल। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही थीं जो हमें इस अनजान अंधेरे से काटते हुए आगे बढ़ा रही थी। सोनू अब फिर से सामान्य लग रहा था। उसने बक्से की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन मैं जानता था कुछ बदला है उसके भीतर। उसकी बॉडी वहीं थी, पर अंदर जैसे कोई और बैठ गया हो। मैंने धीरे से स्टीयरिंग पकड़े पकड़े अपने माथे पर हाथ फेरा। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, पर उस हवा में भी अब एक अजीब सी गूंज थी, एक शब्दहीन शोर जो कानों से नहीं, मन से सुनाई दे रहा था। अचानक दूर से एक लाइट चमकी। हमने देखा, सामने एक चाय की टपरी थी, सड़क किनारे, पूरी सुनसान जगह पर अकेली। उस वक्त गर्म चाय की जरूरत भी थी, और सच कहूं तो थोड़ा रुक कर सोचना भी। मैंने ट्रक साइड में रोका और उतरकर उस टपरी की तरफ बढ़ा। एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी, पतली धोती पहने, तंदूर के पास बैठा था। उसके पास एक गाय बंधी हुई थी जो लगातार हवा में सूंघ रही थी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। मैंने कहा, बाबा, 2 चाय देना। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया और चाय बनानी शुरू कर दी। मैंने पीछे देखा। सोनू ट्रक से नीचे नहीं उतरा। वो बस सीट पर बैठा रहा, एक टक बक्से को देखता रहा। बाबा ने चाय पकड़ा दी। मैंने पूछा, बाबा, ये जगह कहाँ है? उसने कहा,
ये चिंतन बाड़ी है। नाम सुनते ही जैसे कुछ याद आया। बचपन में बाबा एक जगह का जिक्र करते थे जहां लोग तपस्या करने जाते थे और जहां कुछ सुन लेने के बाद लोग लौटकर कभी जैसे के वैसे नहीं रहते थे। यहां कभी कोई साधु तपस्या करते थे? मैंने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। करते थे, लेकिन वो साधु नहीं थे, वो अनुनायक थे। मैंने आंखें सिकोड़ ली। अनुनायक? वो जो देवताओं को सुनते थे लेकिन सीधे नहीं। पहले वो खुद को गूंगा बनाते थे, एक खास तरह की चुप्पी ओढ़ते थे, फिर देवताओं की आवाज उनके भीतर आती थी। मैंने थूक निगला। पर बाबा, अब तो ऐसा कोई नहीं होगा यहां। बाबा ने चाय की केतली मेरी तरफ की ओर उठाई और धीरे से बोला, जैसे तुम हो वैसे ही कोई एक आया था, बक्सा लेकर। फिर कुछ सुना और फिर चुप हो गया। ऐसा चुप कि फिर कभी कुछ कहा ही नहीं, बस सुना और चलते गया, जैसे तुम चल रहे हो। मैंने चाय वहीं रख दी। मेरी सांसें तेज होने लगी थी। बाबा, आपने कैसे जाना हमारे पास बक्सा है? वो हंसा नहीं, बस बोला, जिसके साथ बक्सा होता है वो अपने साथ एक झनकार लेकर चलता है, और झनकार सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आत्मा की रेखा होती है। मैं वापस ट्रक की ओर दौड़ा। सोनू अब भी वैसा ही बैठा था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठा। भैया, सोनू बोला, बक्से से कुछ गाने की आवाज आ रही है। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी स्टार्ट की। बक्से की ओर नहीं देखा। अब जो भी था वो सिर्फ चीजों में नहीं था, वो हमारे अंदर आ गया था। सड़क अब एक ऐसे गांव से गुजर रही थी जहां कोई भी घर सीधा नहीं था। हर मकान टेढ़ा, कुछ बगल से झुके, कुछ जमीन में आधे घुसे हुए। मैंने ट्रक धीमा किया। गांव का नाम था गूंग। एक टूटी हुई पट्टी पर लिखा था, यहां लोग नहीं बोलते, यहां लोग दिखते हैं। जैसे ही हम गांव के बीच से निकले, एक औरत सड़क के बीच में आकर खड़ी हो गई। सफेद धोती, बाल खुले।